अध्याय 21। ये सब तुम्हारी गलती है। क्या हो रहा है ये केवल युवान शर्मा को पता था, क्योंकि पूर्व जीवन में पार्थिव युद्ध देव के रूप में उनका अनुभव अत्यधिक कुशल था। पिछली लड़ाई से वह चैतन्य की ताकत को पूरी तरह से समझ चुके थे और दूसरी लड़ाई में पहले की तरह इतना प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कहा जा सकता है कि भले ही युवान शर्मा की नाड़ी शक्ति साधना अभी शुरू हुई थी, लेकिन छुपा हुआ सर्पद्वीप में उनकी अंतर्दृष्टि बेजोड़ थी। साथ ही चून की चैतन्य की ताकत उस स्तर तक नहीं पहुंची थी जिससे वह पीछे हटते, ऐसे अंत की उम्मीद ही की जा सकती थी। आखिरकार दर्द से भरी एक चीख गूंज उठी। सांदवान परिवार की मुख्य शाखा के सबसे बड़े पोते और युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाशाली चैतन्य ने सांदवान परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे चांदनी नगर में भी ऐसा नुकसान कभी नहीं उठाया था, इसलिए वह वहीं दर्द से कराह उठे। सब लोग साफ साफ देख सकते थे कि चैतन्य की कलाई अभी भी वज्रभुजा के कारण कांस्य रंग की थी, लेकिन कलाई से शुरू होकर ये बुरी तरह से सूजी हुई थी। जाहिर है युवान शर्मा ने उसकी कलाई की हड्डी को कुचल दिया था। दादाजी, उसे मेरे लिए मार डालो, युवान शर्मा को मार डालो। दर्द अंतहीन अपमान के साथ मिलकर इस क्षण चैतन्य को अपना विवेक खोने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसकी तीखी आवाज बाहर आई, सांदवान देवी का चेहरा अचानक बदल गया। तुम छोटे कमीने इतनी क्रूरता से प्रहार करते हो, अब मुझे कुल के नियमों को लागू करने के लिए दोष मत देना। चैतन्य की टूटी हुई दाहिनी कलाई और दर्द से उसके माथे से टपकते पसीने को देखकर सांदवान जी, जो हमेशा अपने प्यारे पोते पर बहुत लाड़ करते थे, खुद को रोक नहीं पाए और कूद पड़े। सांदवान जी के मुंह से निकली चीख वास्तव में काफी चतुर थी। बाहर वालों के सामने वह इंद्रजीत को ये बताना चाहते थे कि वह अपनी वरिष्ठता से छोटे पर दादागिरी नहीं कर रहे थे, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि युवान शर्मा ने बहुत क्रूरता से प्रहार किया था कि उन्हें कुल के नियमों से उसे अनुशासित करना पड़ा। वास्तव में नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण की अपनी साधना के साथ चैतन्य ने पहले से ही युवान शर्मा पर दादागिरी करने के संकेत दिखाए थे, जो नाड़ी शक्ति की ताकत के बाद के चरणों में था। फिर भी सांदवान परिवार के ये सदस्य अभी भी दिखावा कर रहे थे, धर्म को सबसे ऊपर रख रहे थे, जो बस घृणित था। हालांकि युवान शर्मा को इस क्षण बोलने का कोई मौका नहीं मिला। सांदवान जी एक वास्तविक नाड़ी संकलन क्षेत्र के शिखर के महाशक्तिशाली थे, जिनकी ताकत नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में चैतन्य से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि युवान शर्मा भी ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए अत्यधिक दमित महसूस कर रहे थे। सांदवान जी अविश्वसनीय रूप से तेज थे और जैसे ही उनके शब्द गिरे, उनकी आकृति पहले ही युवान शर्मा के सामने पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सारी नाड़ी शक्ति युवान शर्मा पर केंद्रित की, एक सुंदर आकृति अचानक उनके सामने खड़ी हो गई। चाचा, कृपया दया दिखाएं। यह आकृति युवान शर्मा की मां सांदवान देवी के अलावा और कोई नहीं थी। अपनी मातृत्व प्रवृत्ति के कारण वह जानती थी कि युवान शर्मा अपने चाचा सांदवान जी का मुकाबला नहीं कर सकते, और उनकी ठंडी क्रूरता के कारण उसे डर था कि एक ही बार युवान शर्मा को अपन कर सकता है, अगर मार नहीं भी डाले तो। रास्ता छोड़ो। अगर सांदवान जी के पास पहले सांदवान देवी के लिए कोई पारिवारिक स्नेह था, तो वह युवान शर्मा के अनादरपूर्ण व्यवहार और उनके अनमोल पोते को घायल करने के अजीब तरीके को देखने के बाद आज पूरी तरह से खत्म हो गया था। कम आवाज में चिल्लाने के बाद सांदवान देवी को पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाते हुए सांदवान जी हद से ज्यादा चिढ़ गए। जैसे ही उन्होंने एक हथेली का वार किया जो सीधे सांदवान देवी के क्रॉस किए हुए हाथों पर लगा, वह कई कदम पीछे लड़खड़ा गईं, लगभग अपने पीछे युवान शर्मा से टकराने वाली थीं, इससे पहले कि वह आखिरकार खुद को संभाल पाती। सांदवान देवी की साधना सिर्फ नाड़ी संकलन क्षेत्र की शुरुआत में थी, जो सांदवान परिवार में कमजोर नहीं थी, लेकिन सांदवान जी की तुलना में जो परिवार में दूसरे सबसे मजबूत थे, वह काफी नहीं थी। इसके अलावा सांदवान जी ने स्थिति का फायदा उठाते हुए सांदवान देवी को घायल और पीछे हटते हुए देखा, लेकिन फिर भी वह नहीं हट रही थी। उन्होंने ठंडी सी आवाज में कहा और अपनी दाहिनी हथेली को दाएं से बाएं की ओर घुमाया, जोरदार तरीके से सांदवान देवी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज हॉल में गूंज उठी, जिसके बाद सबने सांदवान देवी के बाएं गाल को एक दृश्य गति से सूझते हुए देखा और वह 2 कदम दाईं ओर लड़खड़ा गईं, उनकी सांसें पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गईं। मां। जब तक सांदवान देवी 2 कदम नहीं लड़खड़ाईं, तब तक युवान शर्मा को यह एहसास नहीं हुआ कि उनकी मां को ऐसा अपमान सहना पड़ा है। वह तुरंत आगे बढ़े और उन्हें सहारा दिया। उनकी आंखें वापस मुड़ी और सांदवान जी को इस तरह घूर रही थीं जैसे आग उगल रही हों। भले ही युवान शर्मा के अंदर की आत्मा अब मूल युवान शर्मा नहीं थी, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपनी मां और बहन के सुरक्षात्मक दिल को देखा था। इसलिए इस क्षण सांदवान जी नामक इस व्यक्ति को उनकी मारकाट की सूची में जोड़ा गया था। सांदवान जी ने युवान शर्मा की घृणित घूरने की बिल्कुल परवाह नहीं की। सांदवान देवी को एक तरफ धकेलने के बाद उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, सांदवान देवी, ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक सबक था। अगर तुम सम्मान करना नहीं सीखती, तो अपने चाचा को निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। क्या महान चाचा, क्या निर्दयी दया। युवान शर्मा जितने अधिक क्रोधित थे, उतना ही वह जानते थे कि वह जल्दबाजी में काम नहीं कर सकते।
ठंडी हंसी के बाद वह अचानक मुड़े और बोले, माँ, हमें ऐसे सांगवान परिवार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बस चलते हैं। एक बार नवखंडी आकाश में अजेय रहे पार्थिव युद्ध देव केवल इसलिए हार गए थे क्योंकि वह स्वयं को नहीं समझते थे। अंततः उनकी शक्ति ने उनके गुरु को धमकी दी और यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी उन्हें धोखा दिया, जिससे उनके शारीरिक शरीर का पतन हुआ। युवान शर्मा के शरीर के माध्यम से पुनर्जन्म पर एक बार के पार्थिव युद्ध देव ने अनजाने में इस सिद्धांत को समझ लिया था। अपनी वर्तमान नाड़ी शक्ति साधना के बाद के चरण के साथ वह सांगवान जी से निपटने में पहले से ही असमर्थ थे। सांगवान परिवार के मुखिया को तो छोड़ ही दें, जो शीर्ष पर बैठे थे, जो नाड़ी प्रहार क्षेत्र में थे। युवान शर्मा जानते थे कि अगर उन्होंने जबरदस्ती विरोध करने की कोशिश की तो उनका भाग्य उनके पिछले जीवन से शायद ही अलग होगा। एक सच्चा आदमी झुक सकता है और फैल सकता है। उनका मानना था कि समय और उनके पास मौजूद ज्ञान के साथ सांगवान परिवार से आज के अपमान के लिए न्याय मांगने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम इतनी आसानी से जाने के बारे में सोच रहे हो? कोई मौका नहीं। युवान शर्मा के शब्दों को सुनकर सांगवान जी ने ठंडी हंसी छोड़ी। युवान शर्मा ने उनके अनमोल पोते की कलाई तोड़ दी थी, इसलिए भले ही वह आज लड़के का जीवन नहीं लेते, वह कम से कम उससे एक हाथ से कीमत चुकाएंगे। तभी उनकी जलती हुई नाराजगी बुझ पाएगी। सांगवान जी, क्या आप सच में मेरी माँ और मुझे एक मृत अंत तक मजबूर करना चाहते हैं? युवान शर्मा ने अपना सिर उठाया और किसी कारण से इन शब्दों को ठंडे और शांत अंदाज में सुनकर सांगवान जी के दिल में अचानक एक ठंडक दौड़ गई। इस स्तर की शांति केवल 14 साल के लड़के के लिए उपयुक्त नहीं लगती थी। लेकिन युवान शर्मा और उनकी मां की स्थिति को याद करते हुए सांगवान जी ने अपने अजीब महसूस करने के क्षण को हास्यास्पद रूप से मजाकिया पाया। ऐसे एक नीच पैदा हुए अभागे को उनके साथ शर्तों पर बातचीत करने का क्या अधिकार था? युवान शर्मा, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अगर तुम अपना खुद का हाथ काट लेते हो और चैतन्य से 3 बार जोर से सिर झुकाकर माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठ जाते हो तो शायद मैं तुम्हें सांगवान परिवार से बिना नुकसान के जाने दूंगा। सांगवान जी ने कटाक्ष किया और हर कोई जिसने इन शर्तों को सुना वह उनके इरादों को बर्फ की तरह साफ जानता था। सांगवान जी का दिल वास्तव में जहरीला था। आपको एक मौका दें कहकर वह परम अपमान पहुंचा रहे थे। अगर युवान शर्मा ने अपना हाथ काट लिया और खुद को दंडवत किया तो उनका पूरा जीवन निश्चित रूप से उसके बाद नष्ट हो जाएगा। सांगवान जी, तुम्हारा सांगवान परिवार मेरे हाथ मजबूर कर रहा है। इसका पछतावा मत करना। स्वाभाविक रूप से युवान शर्मा ऐसी शर्तों पर कभी सहमत नहीं होंगे। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, सांगवान परिवार के हर सदस्य को एक बड़ा मजाक सुनाई दिया। माँ और उसके बच्चों में सबसे मजबूत सांगवान देवी केवल नाड़ी संकलन क्षेत्र के शुरुआती चरण में थी, जबकि युवान शर्मा और उनकी बहन युक्ति शर्मा ने अभी तक नाड़ी प्रवेश क्षेत्र को भी पार नहीं किया था। क्या वे वास्तव में कोई परेशानी पैदा कर सकते थे? युवान शर्मा, अगर तुम में खुद से ऐसा करने की हिम्मत नहीं है तो मुझे सम्मान करने दो। सांगवान जी एक उग्र हंसी में फूट पड़े, ये सोचकर कि युवान शर्मा सिर्फ आखिरी क्षण में धमका रहे थे। उन्होंने सोचा कि एक बार जब वह लड़के का हाथ तोड़ देंगे तो युवान शर्मा शायद रोएंगे और दया की भीख मांगेंगे। युवान शर्मा ने सांगवान जी के शब्दों का जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके कार्यों पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने शीर्ष पर बैठे एक युवा आकृति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, इंद्रजीत, अगर तुम मेरे लिए इस बूढ़े आदमी सांगवान जी को रोक सकते हो तो शायद मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। युवान शर्मा का अप्रत्याशित बयान सभी को चौंका गया, कम से कम इंद्रजीत खुद भी, जो हैरान थे और उन्हें पता नहीं था कि लड़के का क्या मतलब था। लेकिन अगले ही पल हर किसी के पास एक नया विचार था। क्या ऐसा हो सकता है कि युवान शर्मा इस मृत अंत तक धकेले जाने के बाद आखिरकार मेघवाहिनी संप्रदाय के साथ सगाई तोड़ने को तैयार थे? भले ही वह सगाई तोड़ने के लिए मेघवाहिनी संप्रदाय की शर्तों पर सहमत हो गए, लेकिन इंद्रजीत की मदद की कोई जरूरत नहीं थी। इस मामले को सुलझाए जाने और इंद्रजीत के जाने के बाद क्या युवान शर्मा के भाग्य का फैसला करना अभी भी सांगवान परिवार पर निर्भर नहीं होगा? जैसे ही यह इंद्रजीत को हुआ, उसे अब इतनी चिंताएं नहीं थीं। अगर युवान शर्मा वास्तव में सगाई तोड़ने को एक सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे तो फिलहाल उनकी मदद करने के लिए सहमत होने से कोई नुकसान नहीं होगा। एक बार जब उसे जेड पेंडेंट मिल गया तो युवान शर्मा की इच्छाएं अब मायने नहीं रखेंगी। युवान शर्मा, जेड पेंडेंट सौंप दो और शायद मैं इस पर विचार करूंगा। उस क्षण इंद्रजीत ने ऊर्जा इकट्ठा करने की गोली या कम स्तर की आत्मिक श्रेणी की साधना तकनीक नाड़ी तकनीकों का उल्लेख नहीं किया, शायद ये जानते हुए कि युवान शर्मा इस आखिरी जीवन रेखा से चिपके रहने के लिए बेताब थे, शायद किसी और चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। आपने गलत समझा है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इंद्रजीत के आश्चर्य के लिए युवान शर्मा ने अपनी टिप्पणी के बाद सिर हिलाया और अपनी मां की बाँह छोड़ दी। धीरे धीरे मणिकुंभ संप्रदाय के प्रतिभाशाली के पास चले गए। ओह, वह मामला नहीं? इंद्रजीत ने रुचि के साथ पूछा, युवान शर्मा को देखकर ये दर्शाते हुए कि उसके अलावा वह अन्य मामलों को गंभीरता से नहीं ले सकते।
युवान शर्मा ने न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया, बस इंद्रजीत के बगल में चले गए। फिर एक मच्छर की भिनभिनाहट जितनी महीन फुसफुसाहट मणिकुंभ संप्रदाय के प्रतिभाशाली के कानों तक पहुंची। 3 यिन नाड़ी, 3 यिन परम विश, जी और वू के घंटों में जैसे कि एक बर्फीले रसातल में गिरना। इस धीरे से बोले गए गुप्त संचरण ने इंद्रजीत को चौंका दिया, जैसे कि उन्हें एक साफ दिन पर बिजली गिरी हो। उनका चेहरा अविश्वास में था, क्योंकि वह साधारण कपड़े पहने लड़के को घूर रहे थे, जैसे कि युवान शर्मा की आत्मा की गहराई में देखने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि उन्होंने शुरू में परवाह नहीं की। सांगवान परिवार के सभी सदस्यों ने इंद्रजीत के भूत देखने वाले रूप को देखकर अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। उन्हें नहीं पता था कि युवान शर्मा ने अभी अभी क्या कहा था, लेकिन वे समझते थे कि यह कुछ भी था लेकिन तुच्छ था। आखिरकार नाड़ी शक्ति के बाद के चरण का एक लड़का क्या जान सकता है जो नाड़ी प्रहार क्षेत्र के एक महाप्रतिभाशाली को इतना चौंका सकता है। उस क्षण सांगवान परिवार का हर सदस्य तीव्र जिज्ञासा से भर गया, जिसमें सांगवान परिवार के मुखिया सांगवान जी भी शामिल थे, जो करीब बैठे थे। गाल पर थप्पड़। तुम्हें कैसे पता चला? सदमे के बाद इंद्रजीत अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। फिर उसने युवान शर्मा की गर्दन पकड़ ली। उसकी आवाज में कठोरता ने ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले ही पल युवान शर्मा की गर्दन तोड़ देगा। यह इंद्रजीत के दिल में सबसे बड़ा रहस्य था, और यह उनकी वंशावली की एक लंबे समय से चली आ रही बीमारी भी थी। यहाँ तक कि उनके गुरु भी इस 3 यिन नाड़ी के खिलाफ असहाय थे और केवल अमृत के साथ प्रकोपों को दबा सकते थे। लेकिन दमन बस इतना ही था, और एक बार जब दोपहर और आधी रात आई तो वह अजीब ठंडक एक सीमा तक पहुंच जाएगी, जिससे वह हर बार मौत से भी बदतर महसूस करेगा, जैसे कि उसके शरीर का सारा खून जम गया हो, बिल्कुल भी प्रसारित होने में असमर्थ हो। हे बस 3 यिन नाड़ी, ऐसा नहीं है कि वे ठीक नहीं हो सकते हैं ना? भले ही इंद्रजीत ने उसका गला पकड़ रखा था, भले ही वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, युवान शर्मा एक अजीब मुस्कान निकालने में कामयाब रहे। इन शब्दों के बाद मणिकुंभ संप्रदाय के प्रतिभाशाली प्रतिभा ने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ छोड़ दिए। खांसी। युवान शर्मा की खांसी के बीच इंद्रजीत ने आखिरकार इस साधारण कपड़े पहने युवा व्यक्ति पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया, जिसे वह एक समय से भी कम समय से जानते थे। उन्होंने अचानक पाया कि इस बच्चे के पास कई रहस्य लगते थे। नाड़ी शक्ति के बाद के चरण में होने के बावजूद वह अदम्य गौरव, वह खंडन नाड़ी तकनीक जिसमें वह खुद बहुत कुशल नहीं था, और अब यहाँ तक कि उसकी 3 यिन नाड़ी भी युवान शर्मा को ज्ञात थीं। इंद्रजीत शब्दों के लिए खो गए थे, और उन्हें संदेह होने लगा कि क्या युवा व्यक्ति केवल धोखा दे रहा था। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है ठीक करने का? अपने संदेह के बाद इंद्रजीत ने गंभीरता से बात की, लेकिन सांगवान जी को देखकर सांगवान परिवार के मुखिया, जिन्होंने एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति पहनी हुई थी, उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। हालांकि उन्हें विश्वास था कि युवान शर्मा उनके अर्थ को समझेंगे। एक तुच्छ मामला, तुम्हारा क्या कहना है? शर्त लगाने की परवाह है? शर्त यह है कि तुम मुझे उस बूढ़े आदमी सांगवान जी को रोकने में मदद करो। युवान शर्मा ने इंद्रजीत के धमकी भरे लहजे की बिल्कुल परवाह नहीं की, और उनके इस रवैये ने वास्तव में इंद्रजीत को उन पर थोड़ा और आत्मविश्वास दिया। आखिरकार इंद्रजीत ने तर्क दिया कि उसका युवान शर्मा से कोई झगड़ा नहीं था, और मणिकुंभ संप्रदाय के विशाल समर्थन और एक डरपोक विषाक्त नाड़ी मास्टर के रूप में, जब तक कि युवान शर्मा अपने दिमाग से बाहर नहीं थे, वह उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या यह मौत की तलाश नहीं होगी? अपनी खुद की पहचान के बारे में सोचते हुए इंद्रजीत की आंखें झिलमिला गईं, और उन्होंने ठंडेपन से कहा, मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें वापस मणिकुंभ संप्रदाय में ले जाने के लिए बल का उपयोग करूंगा और तुम्हें समाधान बताने के लिए मजबूर करूंगा? इंद्रजीत के शब्द पूरी तरह से अनुचित नहीं थे, और जैसे ही शब्द उनके मुंह से निकले, उनके हाथों से एक खतरनाक आभा उभरने लगी। उनका मानना था कि एक विषाक्त नाड़ी मास्टर के साधन के साथ युवा व्यक्ति बात करने से इनकार नहीं कर सकता था। अगर युवान शर्मा के पास वास्तव में 3 यिन नाड़ी को हल करने का एक तरीका था, और अगर वह युवान शर्मा से विधि को जबरदस्ती निकाल सकते थे, तो यह न केवल खुद को बहुत लाभ पहुंचाएगा, बल्कि उनके अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गुरु को भी एक बड़ा एहसानमंद बना सकता था। इस प्रकार उस क्षण इंद्रजीत ने वास्तव में युवान शर्मा को पकड़ने के लिए अपनी भारी ताकत का उपयोग करने पर विचार किया। ताकत में यह असमानता निश्चित रूप से उसे सांगवान देवी की तुलना में युवान शर्मा को अधिक आसानी से वश में करने की अनुमति देगी। हे भाई इंद्रजीत, तुम्हारे शब्दों में कुछ सच्चाई है, लेकिन तुम कैसे गारंटी दे सकते हो कि जो तरीका मैं तुम्हें देता हूं वह सही है? या मुझे अपने गुरु को पेश करने के बाद तुम एक ऐसे तरीके का सुझाव नहीं दोगे जो उनके दर्द को और तेज करेगा? युवान शर्मा के चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी, और यह सुनकर इंद्रजीत का रंग बदल गया। जैसा कि युवान शर्मा ने कहा, केवल वही 3 यिन नाड़ी को हल करने का तरीका जानता था। अगर इंद्रजीत ने उसकी सच्चाई को जाने बिना उत्सुकता से एक विधि निकाली और उसे अपने गुरु को पेश किया, तो श्रेय का दावा करने का उल्लेख नहीं है, वह शायद अपनी खुद की जान भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा मत सोचो कि केवल इसलिए कि इंद्रजीत अपने शिक्षक द्वारा अत्यधिक पसंद किया गया एक शिष्य था,
एक विषाक्त नारी मास्टर के रूप में वे असाधारण रूप से निर्दयी हो सकते थे, जहां न तो गुरु शिष्य स्नेह और न ही कुछ और मायने रखता था। साधना और हित सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम जो कह रहे हो वह सच है? ऐसा लग रहा था कि इंद्रजीत ने युवान शर्मा ने अभी अभी जो कहा था उसका 70 से 80% पहले ही मान लिया था, उसे बस सबूत की जरूरत थी। ये सुनकर युवान शर्मा ने बात नहीं की, बल्कि एक कदम आगे बढ़े और भीड़ की सतर्क आंखों के नीचे अपनी दाहिनी तर्जनी को इंद्रजीत की दाहिनी कलाई पर रखा। इंद्रजीत को युवान शर्मा द्वारा कोई चाल चलने का डर नहीं था। आखिरकार दोनों के बीच नारी शक्ति साधना में अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन जब बाद वाले की उंगली मुश्किल से उसकी कलाई को छूती थी, तो उसने एक गर्म और नम ऊर्जा को अंदर रिसते हुए महसूस किया, जिससे एक अवर्णनीय रूप से आरामदायक एहसास हुआ। कैसा महसूस होता है? युवान शर्मा की दाहिनी तर्जनी एक संक्षिप्त स्पर्श के बाद जल्दी से पीछे हट गई और कुछ ही सांसों में उन्होंने इसे वापस खींच लिया और एक मुस्कान के साथ पूछा। हालांकि उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उपस्थित लोगों ने इंद्रजीत को अपनी आंखें धीरे से बंद करते हुए देखा, जो एक बेहद आरामदायक और संतुष्ट व्यवहार दिखा रहे थे। इसने सांगवान परिवार के मुखिया सांगवान जी को भी चौंका दिया, जिन्होंने गुप्त रूप से सोचा कि युवान शर्मा में वास्तव में कुछ कौशल हो सकते हैं। उस संभावना को ध्यान में रखते हुए सांगवान जी ने थोड़ा बेचैनी महसूस की और गुप्त रूप से सांगवान जी को अपने नीचे बैठने का संकेत दिया। संकेत को समझते हुए सांगवान जी ने तुरंत उस क्षण का लाभ उठाने की कोशिश की जब इंद्रजीत ने हॉल से बाहर निकलने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। स्विश! सांगवान जी को शायद ही पता था कि जैसे ही वह कुछ कदम पीछे हटे, हवा का एक अचानक झोंका सुनाई दिया और सांगवान परिवार के सबसे प्रमुख अधिकार वाले व्यक्ति ने पाया कि वह 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। जैसा कि सबने सांगवान जी के गले पर एक हाथ रखे हुए आकृति को देखा, वे सदमे में हौंफने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मणिकुंभ संप्रदाय का प्रतिभाशाली था, जो पहले बंद आंखों के साथ पल का आनंद ले रहा था। इंद्रजीत! भाई इंद्रजीत, चलो इस पर बात करते हैं। सांगवान परिवार के मुखिया के रूप में सांगवान जी को कभी उम्मीद नहीं थी कि इंद्रजीत एक किताब पलटने से भी तेज गति से अपनी पीठ फेर लेंगे, एक पल एक दूसरे को भाई कहेंगे जैसे कि वे परिवार थे, और फिर अगले में ऐसी क्रूरता करेंगे। युवान शर्मा, तुम्हें जो भी करने की जरूरत है उसे करो, लेकिन जल्दी करो, मैं तुम्हें केवल 10 सांसों का समय दूंगा। इंद्रजीत ने सांगवान जी की थोड़ी घबराई हुई और चापलूसी भरी आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और इन शब्दों पर सांगवान परिवार के लोगों के चेहरों से रंग उड़ गया। कोई नहीं जानता था कि इंद्रजीत ने अचानक पक्ष क्यों बदल लिया था, और वह युवा लड़का जिसका नाम युवान शर्मा था थोड़ा बहुत रहस्यमय लग रहा था। उसने इंद्रजीत से ठीक ठीक क्या कहा कि मणिकुंभ संप्रदाय का प्रतिभाशाली इतनी आज्ञाकारिता से पालन करे? केवल सांगवान जी, सांगवान परिवार के मुखिया जो करीब थे, युवान शर्मा और इंद्रजीत के बीच अभी अभी हुई बातचीत से एक सुराग पकड़ने में कामयाब रहे। अफसोस की बात है कि उन्होंने पहला वाक्य नहीं सुना और केवल यह अनुमान लगा सकते थे कि इंद्रजीत को युवान शर्मा से कुछ मांगना चाहिए, इसलिए उनका अचानक कार्य। 10 सांसें, वह बहुत है। इंद्रजीत के वादे को सुरक्षित करने के साथ युवान शर्मा मुस्कुराए और फिर सांगवान परिवार के हर किसी की भयभीत नज़र के नीचे सांगवान जी के पास पहुंचे। युवान शर्मा, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो सांगवान परिवार के कुल के नियमों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सांगवान जी, क्रोधित और सदमे में, इंद्रजीत का सामना करने के लिए बहुत आशंकित थे, इसलिए वह केवल युवान शर्मा को शब्दों से धमकी दे सकते थे। बुरे आदमी, क्या तुम भूल गए हो कि मैं सांगवान उपनाम के साथ पैदा नहीं हुआ हूं, और इस तरह उन तथाकथित सांगवान परिवार के कुल के नियमों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अपने पीछे से सांगवान जी से धमकी सुनकर युवान शर्मा ने एक ठंडी हंसी छोड़ी, फिर जोड़ा, चिंता मत करो, मैं उसकी जान नहीं लूंगा। थप्पड़! जैसे ही युवान शर्मा की आवाज गिरी, सांगवान परिवार के न्याय सभा में हर किसी को एक अजीब तरह से परिचित आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, जैसे कि यह उनके अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा जा रहा था। क्योंकि वह आवाज युवान शर्मा द्वारा सांगवान जी के चेहरे पर थप्पड़ मारने से थी, वही आवाज जो सांगवान जी ने पहले सांगवान देवी को थप्पड़ मारते समय बनाई थी। फिर भी सांगवान परिवार के सदस्यों के कानों में ये परेशान करने वाला रूप से अलग महसूस हुआ। सांगवान देवी के पिता बिना किसी सहारे के मर गए थे, उनकी साधना अविश्वसनीय थी और वह हमेशा एक अलग आंगन में अकेली रहती थीं, जिसे हर कोई तुच्छ समझता था। लेकिन सांगवान जी, वह सांगवान परिवार के प्रमुख अधिकारी थे, सांगवान परिवार के मुखिया के उत्तराधिकारी, सांगवान देवी से अनगिनत माप से कहीं अधिक स्थिति के साथ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये तुम्हारी करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे अपमानित और दबाते हो। आखिरकार मैं सांगवान उपनाम नहीं रखता, लेकिन मेरी माँ एक सांगवान है, उन पर एक अपमान जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। शांत आवाज न्याय सभा में गूंज उठी, जो युवान शर्मा ने खुद कही थी। और जैसे ही शब्द उनके मुंह से निकले, सांगवान देवी, जिनकी नाड़ी शक्ति अराजकता में थी, ने महसूस किया जैसे कि उनके सीने में अटकी हुई दमनकारी भावना आखिरकार जारी हो रही थी, अवर्णनीय रूप से आरामदायक और राहत भरी।
क्या ये सच में मेरा हमेशा सतर्क और डरपोक छोटा सा रह है? युवान शर्मा को देखकर सांगवान परिवार के सभी शक्तिशाली लोगों की नज़र के नीचे निडरता से बोलते हुए सांगवान देवी ने अचानक अपरिचितता की भावना महसूस की। युवान शर्मा की उनकी लंबी समझ के आधार पर वह कभी भी इतने दृढ़ काम करने वाले नहीं थे। युवान शर्मा और उनकी मां के विपरीत सांगवान परिवार के सभी सदस्य उस क्षण में जमे हुए लग रहे थे, अचानक याद कर रहे थे कि युवान शर्मा ने पहले क्या कहा था, ये तुम्हारी करनी है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। शायद अभी सांगवान जी के दिल में वास्तव में कुछ पछतावा था। इतनी बड़ी भीड़ के सामने थप्पड़ मारा जाना, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे एक बार हर कोई तुच्छ मानता था, एक छोटा सा चींटी जिसने अभी तक नाड़ी प्रवेश क्षेत्र को भी नहीं पार किया था। अगर आज के मामले की खबर फैली तो सांगवान जी निश्चित रूप से चांदनी नगर के हर प्रमुख परिवार का मजाक बन जाएंगे, संभवतः सांगवान परिवार के मुखिया के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी स्थिति को भी खतरे में डाल देंगे। लेकिन कौन सोच सकता था कि नाड़ी शक्ति की ताकत के बाद के चरणों में एकमात्र चींटी वास्तव में सांगवान जी को अपने कार्यों पर पछतावा कराने का एक तरीका था। इंद्रजीत ने सांगवान जी के गले से अपनी पकड़ छोड़ दी थी, लेकिन सांगवान जी ने कोई भी जल्दबाजी में आंदोलन करने की हिम्मत नहीं की। कौन कह सकता था कि इंद्रजीत एक बार फिर युवान शर्मा की मदद नहीं करेगा? युवान शर्मा, मैंने वह किया जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटोगे। इंद्रजीत ने सांगवान जी के सूजे हुए गाल और राख जैसे चेहरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, अपना सिर घुमाया। युवान शर्मा को ठंडेपन से घूर रहा था, अपने बिंदु पर जोर दे रहा था। हे भाई इंद्रजीत, क्या तुम्हें अभी भी मेरे हाथों में जेड पेंडेंट में रुचि है? युवान शर्मा ने सीधे जवाब नहीं दिया। अपने स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से लाभ को अधिकतम करने जा रहा था, और अपने लाभ को आगे बढ़ाना उनके लिए कोई बोझ नहीं था। मामला मेरे मणिकुंभ संप्रदाय से असंबंधित है। जल्द या बाद में मेघवाहिनी संप्रदाय व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए आएगा। इंद्रजीत ने शुरू में भड़कना चाहा, लेकिन शायद कुछ याद करते हुए वह अंततः खुद को रोक पाए। एक ठंडी सी आवाज उनकी प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करती थी। रुधिर चंद्रमणि। 3 दिन बाद सांगवान परिवार के औषधि मंडप में अपना जवाब मिलने पर युवान शर्मा ने आधा जेड पेंडेंट अपनी छाती की जेब में रखा, फिर इंद्रजीत के कानों में फुसफुसाया, जिससे उसे कुछ राहत मिली। इंद्रजीत को युवान शर्मा के किसी भी चाल चलने की चिंता नहीं थी। तीनों, जो केवल नाड़ी संकलन क्षेत्र के शुरुआती चरण में थे, उसके द्वारा एक उंगली के झटके से कुचले जा सकते थे। इसके अलावा आज की घटनाओं के बाद सांगवान परिवार शायद युवान शर्मा के लिए फिर से खड़ा नहीं होगा, है ना? जैसे ही इंद्रजीत मुड़कर जाने वाला था, युवान शर्मा को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, भाई इंद्रजीत, मैंने सुना है कि मणिकुंभ संप्रदाय बाहरी शिष्यों की भर्ती कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं भाग लेने के योग्य हूँ? इन शब्दों पर इंद्रजीत के कदम लड़खड़ा गए और सांगवान परिवार के लोग हंगामा करने लगे। खासकर सांगवान जी, जो पहले अपमानित हुए थे, ने गुस्से में जवाब दिया, युवान शर्मा, उस जगह के बारे में सोचना भी मत। यह आकाश के लिए आरक्षित है। चैतन्य। वह। ये सुनकर युवान शर्मा ने अपना सिर घुमाया और चैतन्य को देखा, जिसका चेहरा नाराजगी से मुड़ा हुआ था। हालांकि युवान शर्मा की ठंडी हंसी संक्षिप्त थी, लेकिन इसका अर्थ सभी के लिए स्पष्ट था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहले चैतन्य को युवान शर्मा ने सिर्फ एक चाल से हराया था, उसकी कलाई तोड़ दी थी। यहाँ तक कि उसके दादा, जिन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, युवान शर्मा द्वारा अपमानित हो गए थे। तो अकेले प्रतिभा और युद्ध शक्ति के मामले में युवान शर्मा चैतन्य से कम नहीं थे। उनका सवाल उचित था, और यहाँ तक कि इंद्रजीत को भी प्रशंसा की एक चिंगारी महसूस हुई। हमारे मणिकुंभ संप्रदाय में एक बाहरी संप्रदाय शिष्य की जगह सांगवान परिवार के लिए आरक्षित है, न कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए। जब तक ये सांगवान परिवार का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तब तक ये ठीक है। इंद्रजीत ने सीधे युवान शर्मा के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अनिवार्य रूप से अपना जवाब दिया। उस मामले में मुझे सांगवान परिवार छोड़ने की कोई जल्दी नहीं है। आखिरकार मैं सांगवान परिवार के रक्त का आधा हिस्सा साझा करता हूँ। मुझे उस जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। युवान शर्मा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, और उनके शब्दों ने सांगवान परिवार के हर किसी को अंदर ही अंदर उबलने पर मजबूर कर दिया। पहले सांगवान जी को थप्पड़ मारने के बाद युवान शर्मा ने दावा किया कि उनका उपनाम युवान था, सांगवान नहीं। लेकिन अब मणिकुंभ संप्रदाय में उस जगह के लिए उन्होंने बेशर्मी से सांगवान परिवार के साथ संबंध का दावा किया। उनके चेहरे की मोटाई वास्तव में चौंकाने वाली थी। इंद्रजीत विशेष रूप से चिंतित नहीं था। वह युवान शर्मा द्वारा पहले कुछ मामलों को हल करने के लिए उल्लिखित विधि को महत्व देता था, इसलिए बोलने के बाद वह फिर से जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि तभी इंद्रजीत को अचानक कुछ याद आया और उसने वापस मुड़े बिना कहा, इस अवधि के दौरान मुझे उम्मीद है कि सांगवान परिवार युवान शर्मा पर निजी बदला नहीं लेगा, अन्यथा परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ गई, इंद्रजीत की आकृति पहले ही न्याय सभा के दरवाजों से परे गायब हो गई थी।
जिससे सांगवान परिवार के लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लंबे समय तक बेजुबान रहे। ईमानदारी से कहूं तो सांगवान जी ने इंद्रजीत के जाने के बाद बदला लेने पर विचार किया। युवान शर्मा द्वारा आज न्याय सभा में किए गए अपमान के लिए शरद ऋतु के खाते से इसको तय करने के बारे में सोचा। यहाँ तक कि उसे 10 बार मारना भी उनके बदला लेने की प्यास नहीं बुझा पाएगा। हालांकि इंद्रजीत की छिपी हुई धमकी ने सांगवान जी को भी जल्दबाजी में काम करने से बहुत डरा दिया। मणिकुंभ संप्रदाय एक विशाल संस्था थी जिसे सांगवान परिवार उकसा नहीं सकता था। इंद्रजीत के मणिकुंभ संप्रदाय के केवल एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य होने के बावजूद इस मामले को फिलहाल के लिए समाप्त होने के साथ युवान शर्मा अब सांगवान परिवार के इन लोगों के चेहरे देखना नहीं चाहते थे। वह जानते थे कि आज की घटनाओं के बाद सांगवान परिवार में उनका भविष्य और भी मुश्किल होगा। मणिकुंभ संप्रदाय में उस जगह का उनका पीछा ठीक इसी कारण से था। एक बार के पार्थिव युद्ध देव, एक ऐसी आकृति जिसे नवखंडी आकाश के उच्चतम सोपान भी अनादर नहीं करते थे, को अब नई वास्तविकताओं के अनुकूल होना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। उनकी पिछली महिमा कहीं नहीं थी। मणिकुंभ संप्रदाय का एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य सांगवान परिवार के कई शक्तिशाली लोगों को अपने दांत पीसने और अपने रक्त को निगलने पर मजबूर कर सकता था। युवान शर्मा ने सोचा कि अगर वह मणिकुंभ संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं और एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य के रूप में एक दर्जा अर्जित करते हैं, तो क्या सांगवान परिवार के ये योजनाकार अभी भी सांगवान देवी और उनकी बेटी को चारों ओर आदेश देने की हिम्मत करेंगे? माँ, चलो वापस चलते हैं। सांगवान जी और दूसरों की नाराज नजरों को देखे बिना युवान शर्मा ने सांगवान देवी की मदद की और वे तीनों जल्दी से न्याय सभा से चले गए। अब तक सांगवान देवी और युक्ति शर्मा अभी भी एक सपने जैसी स्थिति में थे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि न्याय सभा में उनकी पहली यात्रा इतनी विजयी हो सकती थी, ये सब युवान शर्मा की बदौलत। छोटे भाई, तुमने इंद्रजीत से वास्तव में क्या कहा? वह इतनी आज्ञाकारिता से तुम्हारी बात क्यों मान रहा था? युक्ति शर्मा वह प्रकार की थी जो अपनी जिज्ञासा को छिपा नहीं सकती थी। वापस जाते समय वह मदद नहीं कर सकी लेकिन पूछने लगी। युवान शर्मा के पास कई रहस्य थे जिन्हें वह आसानी से प्रकट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे टालने के लिए मुश्किल से एक झूठ गढ़ा। ये देखकर कि युक्ति शर्मा ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया, युवान शर्मा ने राहत की सांस ली, अपनी छाती से एक जैड की बोतल ली और कहा, बहन, क्या तुम मुझे अपनी नागामृत थोड़ी देर के लिए उधार दे सकती हो? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बाद में एक उच्च गुणवत्ता वाली नागामृत लौटाऊंगा। तुम और मैं भाई बहन हैं, उधार लेने के बारे में बात भी क्यों करें? बस इसे ले लो। युक्ति शर्मा एक महान मूड में थी और बिना सोचे समझे सहमत हो गई, अभी भी पल की खुशी में डूबी हुई लग रही थी। छोटे, तुम ये नाग अमृत चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि? सांगवान देवी, जो स्वभाव से शांत थी, ने एक संभावना के बारे में सोचा और इस एहसास पर वह सदमे और खुशी दोनों में थी। नाग अमृत नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में तोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सहायक अमृत है। आमतौर पर केवल नाड़ी शक्ति की ताकत के शिखर पर साधक इसका सेवन करने के योग्य होते हैं, और सांगवान देवी इस संभावना को महसूस करने के बाद आश्चर्य और खुशी का एक रूप दिखाया। ये सुनकर युवान शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, चैतन्य के साथ मेरी 2 लड़ाइयों के बाद मुझे जल्द ही नाड़ी शक्ति की ताकत के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। तब तक शायद मैं नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में तोड़ने की कोशिश करने के लिए इस नाग अमृत का उपयोग कर सकता हूं। वास्तव में यह अद्भुत होगा। युवान शर्मा से एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर उनके बगल में युक्ति शर्मा और भी उत्साहित हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वह खुद के तोड़ने से भी ज्यादा खुश थीं। हालांकि न तो माँ और न ही बेटी ने युवान शर्मा के बोलते समय उनकी आंखों में अजीब झिलमिलाहट पर ध्यान दिया। नाग अमृत के लिए उनका अनुरोध ऐसे साधारण कारण के लिए नहीं था। सांगवान देवी ने अपने प्यारे बेटे को स्नेही आंखों से देखा। अचानक उनकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई क्योंकि वह जल्दी से आगे बढ़ी और पूछा, छोटे, तुमने अपनी गर्दन के चारों ओर जो रुधिर चंद्रमणि पहनी थी वह कहाँ है? अचानक अपनी मां की आवाज में घबराहट का संकेत सुनकर युवान शर्मा चौंक गए, लेकिन एक संक्षिप्त विचार के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सांगवान देवी किस बारे में बात कर रही थी और उनका दिल हिल गया। उन्होंने बाहर पहुंचकर अपनी हथेली खोली। मां, क्या आपका मतलब यह है? युवान शर्मा ने सांगवान देवी की ओर अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाई और फिर उनकी हथेली के केंद्र में रक्तलाल अर्धचंद्र का निशान सांगवान देवी की आंखों के सामने प्रस्तुत किया गया। क्या ये रुधिर चंद्रमणि का परिवर्तन है? सांगवान देवी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, आश्चर्य में चिल्लाते हुए। वह अपने प्यारे बेटे के शरीर के हर हिस्से को अपनी हथेली की तरह जानती थी, लेकिन जहां तक उसे पता था, युवान शर्मा की दाहिनी हथेली पर पहले कभी ऐसा रक्तलाल अर्धचंद्र का निशान नहीं था। यहाँ तक कि युक्ति शर्मा, जो पास में थी, भी जिज्ञासु हो गई और करीब आई। युवान शर्मा की दाहिनी हथेली पकड़कर और बाएं से दाएं उसकी जांच की। उसकी सुंदर आंखें भ्रम और उलझन से भरी थीं। ये होना चाहिए। मेरे सर्पकुंड में प्रवेश करने से पहले मणि मेरी गर्दन पर थी, लेकिन जब मैं बाहर आया तो वह गायब हो गई थी और यह निशान मेरी हथेली पर दिखाई दिया।
युवान शर्मा ने पहले समझाया और कुछ यादों को जानते हुए वह ये भी जानते थे कि यह सच होना चाहिए। हालांकि युवान शर्मा जिस बारे में चिंतित थे वह ये निशान नहीं था। अपनी माँ को झुकी हुई आंखों के साथ गहरी सोच में देखकर वह मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछने लगे, माँ, आपने हमेशा मुझे ये बताने से इनकार कर दिया है कि रुधिर चंद्रमणि वास्तव में कहाँ से आई है। क्या आप मुझे अब बता सकती हैं? युवान शर्मा के सवाल को सुनकर सांगवान देवी ने आखिरकार अपना सिर उठाया, अपने बेटे के सिर के पीछे धीरे से सहलाया और फिर कहा, चूंकि रुधिर चंद्रमणि तुम्हारे शरीर में समा गई है तो तुम्हें अंधेरे में रखना अब सही नहीं है। ये रुधिर चंद्रमणि वास्तव में तुम्हारे पिता द्वारा छोड़ी गई थी। पिता? जिस क्षण सांगवान देवी ने यह कहा, युवान शर्मा और युक्ति शर्मा दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। ईमानदार होने के लिए, जब से उन्हें याद है, वे केवल जानते थे कि उनकी एक माँ है और कभी एक पिता को नहीं जानते थे। यहाँ तक कि इन भाई बहनों के दिलों में भी इस पिता के प्रति नाराजगी की कोई कमी नहीं थी। अगर उसने उनकी माँ को नहीं छोड़ा होता तो उन्हें सांगवान परिवार में ऐसा तिरस्कार और अपमान क्यों सहना पड़ता? माँ, हमारे पिता, वह कौन है? युवान शर्मा, एक साधारण व्यक्ति से अधिक होने के कारण, जल्दी से शांत हो गए और यह महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अपनी लापता स्मृति के इस टुकड़े के बारे में भी बेहद उत्सुक थे। तुम्हारे पिता? आह, मैं भी नहीं जानती कि वह वास्तव में कौन है, और इसके अलावा तुम। ऐसा लग रहा था कि सांगवान देवी ने कुछ सोचा, धीरे से आह भरी, लेकिन जारी नहीं रखा, केवल ये कहते हुए, बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। शायद जब तुम एक निश्चित क्षेत्र तक पहुंच जाओ तो तुम जा सकते हो और असली जवाब ढूंढ सकते हो। माँ ने और नहीं कहा, और युवान भाई बहनों ने और अधिक दबाव डालना सही नहीं समझा। हालांकि इस घटना के बाद इस अनुपस्थित पिता के प्रति उनका सम्मान, जिसने बच्चों को जन्म दिया था, फिर भी उनकी माँ को भी अज्ञात था और भी कम हो गया। कौन सा पिता वास्तव में ऐसा काम कर सकता है? तीनों के परिवार ने थोड़ी देर बातचीत की और जल्द ही छोटे आंगन में लौट आए। युवान शर्मा सीधे अपने कमरे में चले गए। दिन की घटनाओं के बाद उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा महसूस किया कि अपनी नाड़ी शक्ति साधना को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। अन्यथा सांगवान जी जैसे नाड़ी संकलन क्षेत्र के साधक भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण सिरदर्द होंगे। रात हो गई। पूरे सांगवान परिवार के घर में जिस क्षण रात हुई, शांति वापस आ गई। फिर भी एक एकांत छोटे आंगन में, एक कमरे में, एक युवा मोटा मोटा कपड़े पहने हुए पालथी मारकर बैठा था। ये युवान शर्मा थे। युवान शर्मा के चारों ओर एक बेहोश, अजीब आभा थी। ये साधना से उत्पन्न नाड़ी शक्ति लग रही थी, फिर भी इसमें कुछ और भी शामिल लग रहा था। एक कुछ रहस्यमय पहलू प्रस्तुत करता था। एक निश्चित क्षण में बिस्तर पर युवान शर्मा ने अपनी आंखें खोलीं, बासी हवा की सांस छोड़ी और बुदबुदाए, ये प्राचीन अजगर वश तकनीक वास्तव में चमत्कारी है। न केवल खोई हुई नाड़ी शक्ति को जल्दी से फिर से भरती है, बल्कि इसे और भी आगे बढ़ाती है। मुझे आश्चर्य है कि इस साधना तकनीक का क्या ग्रेड है। नाड़ी प्रवेश क्षेत्र पर प्रहार। छुपा हुआ सर्पद्वीप में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा वास्तव में बहुत पतली है। युवान शर्मा ने पहले भावना के साथ आह भरी, फिर अपने दाहिने हाथ के एक फ्लिप के साथ उनकी हथेली में एक जैद की बोतल दिखाई दी, जिसमें से उन्होंने एक गोल अमृत निकाला। नाग अमृत, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी शक्ति उधार लेने की जरूरत है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, बिना किसी हिचकिचाहट के युवान शर्मा ने नाग अमृत को निगल लिया जो उसने कनक से लिया था। अगर छुपा हुआ सर्पद्वीप के अन्य साधकों ने इस दृश्य को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य में बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि नाग अमृत नाड़ी शक्ति के शिखर पर साधकों के लिए नाड़ी प्रवेश क्षेत्र पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया एक शक्तिशाली अमृत है। ऐसी एक गोली जो किसी की नाड़ी शक्ति साधना को सीधे आगे बढ़ाने में सक्षम है। इसका एक अत्यधिक दबंग प्रभाव होता है और यहाँ तक कि नाड़ी शक्ति के शिखर पर एक साधक के नाड़ी को भी बर्बाद कर सकता है यदि लापरवाही से सेवन किया जाए। वास्तव में केवल वे साधक जो नाड़ी शक्ति के शिखर तक पहुंच गए हैं, उनके पास गोली की हिंसक ऊर्जा का सामना करने की ताकत है। फिर भी अब युवान शर्मा ने अपनी नाड़ी शक्ति साधना के बाद के चरण के साथ जबरदस्ती नाग अमृत को निगल लिया। अगर नाड़ी शक्ति के बाद के चरण में एक साधारण साधक युवान शर्मा जैसे ऐसे पागलपन का प्रयास करता तो उनके नाड़ी अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि कल के पार्थिव युद्ध देव ने भी जब वह नाड़ी शक्ति के बाद के चरण में थे तो ऐसा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। ये सब प्राचीन अजगर वश तकनीक नामक साधना तकनीक के लिए धन्यवाद था जो अनजाने में युवान शर्मा के दिमाग में दिखाई दी थी। दिनों की साधना के बाद यहाँ तक कि पार्थिव युद्ध देव की आत्मा को भी इस तकनीक के लिए प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं था। युवान शर्मा अब दृढ़ता से मानते थे कि प्राचीन अजगर वश तकनीक उनके पिछले जीवन में किसी भी अन्य तकनीक से अधिक चमत्कारी थी। भले ही इसकी वर्तमान शक्ति पवित्र श्रेणी तक नहीं पहुंची, लेकिन इसकी विशिष्टता बेहतर थी। चलो दूसरों के बारे में बात न करें, क्योंकि युवान शर्मा के नाड़ी पहले पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ भले ही ठीक होने का कोई तरीका था, इसमें शायद कम से कम कई महीने लगेंगे। लेकिन प्राचीन अजगर वश तकनीक के बारे में क्या?
इसने युवान शर्मा को सिर्फ 3 दिनों के भीतर अपने नाड़ी की मरम्मत करने और यहाँ तक कि अपनी नाड़ी शक्ति साधना को नाड़ी शक्ति के बाद के चरण तक आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इसका मतलब था कि तकनीक अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। दूसरों ने युवान शर्मा ने जो आत्मविश्वास से किया उसे करने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। उनका मानना था कि प्राचीन अजगर वश तकनीक बहुत ही कम समय में बिना किसी प्रतिक्रिया के नाग अमृत के भीतर हिंसक ऊर्जा को अवशोषित करने में उनकी मदद करेगी। युवान शर्मा का अनुमान सही साबित हुआ। छुपा हुआ सर्पद्वीप में नाड़ी शक्ति के बाद के चरण में नाग अमृत का सेवन करने की हिम्मत करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में उन्होंने ऐसे लाभ प्राप्त किए जो दूसरों के लिए अतुलनीय थे। जैसे ही तकनीक संचालित हुई, कमरे के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की निराकार ऊर्जा उनके द्वारा खींची गई। धूम। कुछ ही सांसों में नाग अमृत की हिंसक ऊर्जा के हमले के तहत युवान शर्मा सीधे नाड़ी शक्ति के शिखर पर टूट गए, कनक और युक्ति शर्मा के समान स्तर पर पहुंच गए। इस बिंदु पर गोली का आधे से अधिक औषधीय प्रभाव अभी भी बना हुआ था, और यह वह आत्मविश्वास था जो युवान शर्मा को वास्तव में नाड़ी प्रवेश क्षेत्र पर हमला करने के लिए था। प्राचीन अजगर वश तकनीक उच्च गति पर संचालित हुई, बाहर से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उनके चारों ओर झुंड में आ गई। अंत में अपनी तकनीक के माध्यम से शोधन के बाद इसे उनके पूरे शरीर में प्रमुख नाड़ी में संग्रहित किया गया था। दिन की घटनाओं के बाद युवान शर्मा ने वास्तव में अपनी भूमिका में कदम रखा था। उनके पिछले जीवन के पार्थिव युद्ध देव की ताकत अस्थायी रूप से अप्राप्य थी, इसलिए सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से कदम दर कदम आगे बढ़ने दें। इस बार युवान शर्मा ने बेशर्मी से अपनी बहन से नाग अमृत मांगी। बाद में नाड़ी प्रवेश क्षेत्र पर हमला करने की योजना बनाने के अलावा उनका एक बड़ा उद्देश्य था अपने पहले पूर्वज शक्ति को सक्रिय करना। पूर्वज शक्ति, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक रहस्यमय प्रकार का नाड़ी है, एक विशेष नाड़ी जो एक साधक के पूर्वजों से नीचे पारित होता है। ऐसे नाड़ी जन्म के समय स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन साधक की अपनी साधना या यकीनन भाग्य के आधार पर प्रमुख सफलताओं के दौरान अचानक प्रकट हो सकते हैं। बेशक इसकी रहस्यमय प्रकृति के बावजूद पूर्वज शक्ति नियंत्रण से परे नहीं है। उदाहरण के लिए, युवान शर्मा के पिछले जीवन के नवखंडी आकाश में वंशावली वाले शक्तिशाली परिवार अपने प्रतिभाशाली वंशजों के पूर्वज शक्तियों को अधिक आसानी से सक्रिय कर सकते थे, या एक स्वर्ग श्रेणी या पवित्र श्रेणी के नाड़ी परिष्करण मास्टर की सहायता से एक पूर्वज शक्ति को सक्रिय करना और भी अधिक कुशलता से किया जा सकता था। ये भी एक प्रमुख कारण है कि नाड़ी परिष्करण मास्टर्स की मांग क्यों की जाती है। पूर्वज शक्ति के भीतर विरासत में मिली शक्ति निहित है, जो एक नाड़ी शक्ति साधक को दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में अपनी खुद की तुलना में कहीं अधिक युद्ध शक्ति को उजागर करने की अनुमति देता है, और समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाइयों में अप्रत्याशित रूप से ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए दुश्मन को आश्चर्यचकित करता है। हालांकि पूर्वज शक्ति दुर्लभ हैं, आमतौर पर एक महत्वपूर्ण रैंक सफलता के दौरान मौका से सक्रिय होते हैं, जबकि कुछ कम भाग्यशाली साधक नाड़ी संघ क्षेत्र या आत्मशक्ति क्षेत्र के स्तर को प्राप्त करने पर भी एक भी पूर्वज शक्ति को सक्रिय नहीं कर सकते हैं। पूर्वज शक्तियाँ साधना तकनीकों और नाड़ी तकनीकों की तरह 5 ग्रेड में विभाजित हैं: नश्वर, आत्मिक, पृथ्वी, आकाश और संत। किंवदंतियां बताती हैं कि पूर्वज शक्तियां जो उच्च स्तरीय संत श्रेणी या उससे भी अधिक प्राप्त करती हैं, उनमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, अपने पिछले जीवन से युवान शर्मा युद्ध देव ने कुल मिलाकर 10 पूर्वज शक्तियों को सक्रिय किया और प्रत्येक पवित्र श्रेणी का था। अन्यथा वह नवखंडी आकाश में हर साधक का डर नहीं बनता। पुनर्जन्म युद्ध देव ने अपने पूर्व जीवन की तरह ही उपलब्धि हासिल करने की बहुत अधिक उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि यह छुपा हुआ सर्पद्वीप था जहां प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा नवखंडी आकाश की तुलना में कम थी और उनका शरीर अत्यधिक नाजुक था, जिसके लिए उन्हें कदम दर कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। युवान शर्मा ने अपने पूर्वज शक्तियों को सक्रिय करने की बहुत कम उम्मीद की थी। अगर केवल उनकी मां सांगवान देवी की वंशावली पर विचार किया जाए तो संभावना कम थी, क्योंकि सांगवान परिवार के न्याय सभा में उनकी पिछली यात्रा के दौरान परिवार के सदस्यों में केवल सांगवान जी ने एक पूर्वज शक्ति को सक्रिय किया था। सांगवान जी जैसे अन्य लोगों के लिए उनके पास कोई पूर्वज शक्ति नहीं थी। यह इंगित करता था कि सांगवान परिवार की नींव गहरी नहीं थी। साधकों के बीच ऐसी एक प्रतिष्ठित भेंट पूरे महाद्वीप में कुछ मायावी और मांगी जाने वाली थी, लेकिन शायद ही कभी मिलती थी। अब युवान शर्मा ने अपनी सारी उम्मीदें अपने अज्ञात पिता की वंशावली पर रखीं, ये कामना करते हुए कि उनके पूर्वजों के बीच कुछ महान व्यक्ति उभरे थे और शायद एक या कई पूर्वज शक्तियों को नीचे पारित किया गया था। बेशक पूर्वज शक्तियों को सक्रिय करना युवान शर्मा का अंतिम लक्ष्य नहीं था। इस छोटे छुपा हुआ सर्पद्वीप के चंद्रमा साम्राज्य में वह जानता था कि दूसरों का सम्मान सबसे तेजी से क्या अर्जित करेगा: एक नाड़ी परिष्करण मास्टर बनना। एक नाड़ी परिष्करण मास्टर बनने की शर्तें बेहद सख्त थीं। हालांकि युवान शर्मा ने खुद को आत्मा की एक शक्तिशाली शक्ति के मामले में मुश्किल से योग्य माना। आखिरकार अपने पिछले जीवन में वह युद्ध देव थे, एक उच्च स्तरीय संत श्रेणी के नाड़ी परिष्करण मास्टर।
भले ही उनकी आत्मा छुपा हुआ सर्पद्वीप में आने के लिए अनगिनत विमानों को पार कर गई थी, फिर भी उनके पास एक निम्न स्तरीय नश्वर श्रेणी के नाड़ी परिष्करण मास्टर की आत्मा के लिए योग्यता थी। फिर भी एक नाड़ी परिष्करण मास्टर बनने के लिए एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, एक अग्नि गुण पूर्वज शक्ति का होना। ये वह महत्वपूर्ण कारक था जिसने महाद्वीप पर अनगिनत साधकों को नाड़ी परिष्करण मास्टर्स के रैंक में प्रवेश करने से रोक दिया था। एक नाड़ी परिष्करण मास्टर साधकों को उनके नाड़ी का विस्तार करने, चोटों और बीमारियों को ठीक करने, कीमिया और चिकित्सा शोधन करने और यहाँ तक कि पूर्वज शक्तियों के ग्रेड में सुधार करने में मदद कर सकता था। यह महाद्वीप पर सबसे प्रतिष्ठित पेशा था और नाड़ी परिष्करण मास्टर्स भी सबसे धनी लोगों में से थे। युवान शर्मा का मानना था कि एक बार जब वह एक सच्चे नाड़ी परिष्करण मास्टर बन जाते हैं, भले ही वह सिर्फ एक निम्न स्तरीय नश्वर श्रेणी के हों, तो सांगवान परिवार अब उन्हें और उनकी मां को पहले की तरह धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सिद्धांत की सफल होने के लिए खुद को मजबूत होना चाहिए, कुछ ऐसा था जिसे युवान शर्मा पुनर्जन्म युद्ध देव अच्छी तरह से समझते थे। मणिकुंभ संप्रदाय में शामिल होने का उनका पिछला इरादा केवल बाहरी सहायता की तलाश करना था, लेकिन अगर वह अभी भी मूल युवान शर्मा होते तो भले ही वह मणिकुंभ संप्रदाय में प्रवेश कर सकते थे, उन्हें शायद सांगवान परिवार से अधिक दबाव का सामना करना पड़ता। दुर्भाग्य से युवान शर्मा के दिल में सभी योजनाएं इस बात पर टिकी हुई थीं कि क्या वह सच्चे नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में टूट सकते हैं। वह इस सफलता के बारे में बहुत परेशान नहीं थे, क्योंकि नाग अमृत और प्राचीन अजगर वश तकनीक की सहायता से इस कदम को हासिल करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि अनुसरण करने के लिए दो और कदम थे। पहला, नाड़ी प्रहार क्षेत्र में सफलता के दौरान एक पूर्वज शक्ति को सक्रिय करना था, और दूसरा, सक्रिय पूर्वज शक्ति में अग्निगुण होना चाहिए। अगर वह इन दो शर्तों को पूरा नहीं कर सकता था तो युवान शर्मा की एक नाड़ी परिष्करण मास्टर बनने की आकांक्षा विफल हो जाएगी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए अन्य तरीके खोजने होंगे। सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा था और सांगवान परिवार के एक और शानदार आंगन के भीतर इस विशेष रात में एक बुजुर्ग और एक युवा व्यक्ति क्रोध में अपने दांत पीस रहे थे। ये जोड़ी स्वाभाविक रूप से सांगवान जी और चैतन्य थे, जिन्होंने दिन के दौरान युवान शर्मा के हाथों एक बड़ा नुकसान उठाया था। कड़ाई से कहूं तो उन्होंने सांगवान परिवार के भीतर एक प्रतिष्ठित दर्जा का आनंद लिया था। सांगवान परिवार के मुखिया सांगवान जी के अलावा वे किसी को भी आदेश दे सकते थे और उन्होंने पहले कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। लेकिन आज ठीक सांगवान परिवार के सबसे महत्वपूर्ण न्याय सभा में, जहां वे युवान शर्मा और उनकी मां के दुर्भाग्य में आनंद लेना चाहते थे, दादा और पोते को युवान शर्मा द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। शर्म से अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे थे। दादाजी, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, चैतन्य ने कहा। उसकी दाहिनी कलाई एक सफ़ेद पट्टी में लपेटी हुई थी, उसकी आंखें दुर्भावना से भरी हुई थीं। सबसे बड़े पोते और सांगवान परिवार के स्पष्ट उत्तराधिकारी के रूप में ऐसा अपमान कुछ ऐसा था जिसे वह चाहे कुछ भी हो जाए निगल नहीं सकता था। बेशक हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, लेकिन मुझे नहीं पता कि इंद्रजीत में क्या हो गया है। उस बदमाश की हर मोड़ पर रक्षा कर रहा है, जिससे हमारे लिए कार्रवाई करना मुश्किल हो गया है। सांगवान जी की आंखों में भी एक हत्यारा रूप था। चैतन्य की टूटी हुई कलाई की तुलना में युवान शर्मा से मिला थप्पड़ एक बड़ा शर्मिंदगी था। क्या हम युवान शर्मा को इतना अहंकारी होने देंगे? चैतन्य गुस्से से लगभग खुद से बाहर था, लेकिन जब उसने इंद्रजीत की ताकत और पृष्ठभूमि के बारे में सोचा तो वह बेहद निराश महसूस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि मणिकुंभ संप्रदाय का एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य और नाड़ी प्रहार क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली युवान शर्मा जैसे किसी भी व्यक्ति की बात क्यों सुनेगा। पूरी तरह से कोई रास्ता नहीं है। सांगवान जी की आंखों में चतुराई की एक झलक चमक गई। उनके शब्दों ने प्रत्याशा के साथ चैतन्य के चेहरे को रोशन कर दिया और उन्होंने जारी रखा, जब तक तुम मणिकुंभ संप्रदाय में एक बाहरी शिष्य की जगह सुरक्षित करते हो, हमारे पीछे संप्रदाय के साथ और पिता की ताकत पर भरोसा करते हुए हमें इंद्रजीत से क्यों डरना चाहिए? जैसा कि सांगवान जी ने कहा, सांगवान जी और इंद्रजीत दोनों नाड़ी प्रहार क्षेत्र के शुरुआती चरण में थे। नाड़ी शक्ति साधना के मामले में वे इंद्रजीत से कम नहीं थे। सांगवान परिवार को विशाल मणिकुंभ संप्रदाय का डर था। अगर वे मणिकुंभ संप्रदाय के समर्थन को एक तरफ रख सकते थे तो अकेले इंद्रजीत, एक युवा प्रतिभाशाली के खिलाफ सांगवान परिवार को थोड़ी सी भी डर नहीं होगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, चैतन्य की आंखों में एक उज्ज्वल चमक दिखाई दी। नश्वर श्रेणी उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर आकाश, क्या तुम्हें आमने सामने की लड़ाई में युवान शर्मा को हराने का आत्मविश्वास है? अपने उत्साह के बीच चैतन्य ने अचानक अपने दादाजी को यह सवाल पूछते हुए सुना। उनकी अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई और उनका शुरू में उत्साहित मूड तेजी से ठंडा हो गया। उनका चेहरा कुछ कड़वा हो गया। अगर यह आज से पहले होता तो चैतन्य ने शायद ही कभी युवान शर्मा को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना होता। यहाँ तक कि जब उसने कनक को युवान शर्मा और उसकी मां को धोखा देने के लिए लुभाया तो उसने कभी भी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन युवान शर्मा जो सर्पकुंड से जिंदा बाहर निकला, वह एक अलग व्यक्ति में बदल गया लग रहा था।
उस एकांत छोटे आंगन में चैतन्य को कोई फायदा नहीं मिला और बाद में न्याय सभा में युवान शर्मा ने एक ही चाल से उसकी कलाई तोड़ दी। ऐसे युद्ध रिकॉर्ड के साथ आत्मविश्वास की बात करते हुए चैतन्य खुद भी इस पर विश्वास नहीं करता था। अब तक वह ये नहीं समझ पा रहा था कि युवान शर्मा, जिसके पास स्पष्ट रूप से केवल नाड़ी शक्ति साधना के बाद का चरण था, नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में उसके खिलाफ कैसे जीत सकता था। इसके अलावा चैतन्य ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि युवान शर्मा ने जो तकनीकें प्रदर्शित की वे उनकी पूरी ताकत नहीं थी, इसलिए अपने पिता के सवाल के बाद उन्होंने एक सीधा चेहरा रखा और तुरंत जवाब नहीं दिया। आकाश, क्या तुम जानते हो कि युवान शर्मा की ताकत अचानक इतनी नाटकीय रूप से क्यों सुधर गई? सांगवान जी के दिल में भी कुछ संदेह थे। तार्किक रूप से बोलते हुए सांगवान देवी और उनका बेटा इन सभी वर्षों से एक एकांत छोटे आंगन में रह रहे थे, सबसे बुनियादी साधना तकनीकों और नाड़ी तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे, बिना किसी संसाधन तक पहुंच के। उनकी ताकत अचानक कैसे बढ़ सकती थी? अपने दादाजी के सवाल को सुनकर चैतन्य को अचानक कुछ याद आया और उसने जवाब दिया, दादाजी, मुझे लगता है कि उस बच्चे युवान शर्मा को सर्पकुंड में कुछ खजाना मिला होगा जिसने उसे वे अजीब तकनीकें दी। ये खजाना, शायद ये हमारे सांगवान परिवार के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। चैतन्य पूरी तरह से मूर्ख नहीं था। अब जब युवान शर्मा के बारे में उसके पास एक मनोवैज्ञानिक छाया थी, तो वह जानता था कि युवान शर्मा कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह अपने दादाजी से आगे नहीं निकल सकता। अगर वह किसी तरह से उस खजाने को प्राप्त कर सकता था, तो वह युवान शर्मा जितना शक्तिशाली बन सकता था। सर्पकुंड, खजाना। सांगवान जी स्पष्ट रूप से इस मामले से बहुत अवगत नहीं थे, क्योंकि बच्चों के बीच की बचकानी लड़ाइयाँ कुछ ऐसा नहीं था जिससे वह सांगवान परिवार की मुख्य शाखा के सबसे बड़े पोते के रूप में खुद को आमतौर पर चिंतित करते थे, इसलिए उन्हें यह अपने पोते से अभी अभी पता चला। क्या तुम कह रहे हो? युवान शर्मा सर्पकुंड में घुसा और न केवल बच गया बल्कि जिंदा भी बाहर आया। सांगवान जी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने पहले ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। हाँ दादाजी, वह बच्चा पूरे 1 महीने तक सर्पकुंड में रहा और जब वह बाहर आया तो उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। चैतन्य ने सिर हिलाया, उसका दिमाग लगातार उस खजाने पर टिका हुआ था। इसका कोई मतलब नहीं है। सांगवान जी स्पष्ट रूप से गहरी सोच में डूबे हुए थे, किसी चीज से हैरान लग रहे थे। किसी को पता होना चाहिए कि हालांकि सर्पकुंड सांगवान परिवार के मुख्यालय के भीतर था, यहाँ तक कि सांगवान परिवार के मुखिया सांगवान जी ने कभी भी आधा अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अकेले इस युवा साथी युवान शर्मा को तो छोड़ ही दें। दादाजी, हमारी शीर्ष प्राथमिकता अब उस खजाने को छीनना है जो युवान शर्मा को सर्पकुंड से मिला। उसके साथ मुझे मणिकुंभ संप्रदाय में एक बाहरी शिष्य का पद प्राप्त करने में पूरा विश्वास है। चैतन्य के पास बहुत से अन्य विचार नहीं थे, हमेशा यह मानते हुए कि युवान शर्मा से उसकी हार केवल बाद वाले के पास एक अनूठा खजाना होने के कारण थी। नहीं, तुम दोनों को अभी के लिए युवान शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जैसे ही चैतन्य ने बोलना समाप्त किया, सांगवान जी के जवाब देने से पहले एक पुरानी और परिचित आवाज आंगन के दरवाजे के बाहर से आई, जिसने दादा और पोते दोनों को चौंका दिया। हालांकि जब दोनों ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो वे फिर से आराम कर गए, यह पाते हुए कि आगंतुक कोई और नहीं बल्कि सांगवान जी, सांगवान परिवार के वर्तमान मुखिया थे। यह उल्लेख करना उचित है कि सांगवान जी के पीछे एक समान रूप से बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग था जो एक गर्वित मुद्रा के साथ खड़ा था, सीधा और शांत। पिताजी, परिवार के मुखिया को नमस्कार। सांगवान परिवार के मुखिया के संबंध में सांगवान जी और चैतन्य ने कोई लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की, तुरंत अपना सम्मान दिया। फिर सांगवान जी ने सीधे अपनी चिंताओं को संबोधित किया, पिताजी, अगर हम कुछ उपाय नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि आकाश उस बच्चे युवान शर्मा का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बार बार सांगवान जी मणिकुंभ संप्रदाय के बाहरी शिष्य के लिए कोटा की जगह युवान शर्मा को सौंपना नहीं चाहते थे। हालांकि न्याय सभा में दिन के दौरान लड़ाई ने उन्हें बहुत स्पष्ट कर दिया। युवान शर्मा, जो एक ही चाल से चैतन्य को हरा सकता था, काफी रहस्यमय लग रहा था और उन्हें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। सांगवान जी, क्या तुम भूल गए हो कि इंद्रजीत ने जाने से पहले क्या कहा था? हमारा सांगवान परिवार अभी मणिकुंभ संप्रदाय को नाराज नहीं कर सकता। सांगवान जी ने पहले ये स्पष्ट किया और सांगवान जी के होठों को हिलते हुए देखकर जैसे कि वह बोलना चाहते थे, उन्होंने उन्हें रोकने के लिए इशारा किया। हालांकि जब तक आकाश युवान शर्मा को हरा सकता है तब कोई समस्या नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम किस बारे में चिंतित हो, इसलिए मैं तुम्हें एक संरक्षक से मिलवाना चाहता हूं। बिना किसी खींचतान के सांगवान जी के शब्द गिर गए और उन्होंने अपने पीछे सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को आगे बढ़ने दिया। ये श्रीमान आदित्य हैं, जिन्हें मैं लोगों ने हजारों मील दूर से लोकसिंह शहर से लाया था। वह वास्तव में एक नश्वर श्रेणी उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर हैं। सांगवान जी का लहजा कुछ सम्मानजनक था और उनके परिचय को सुनकर सांगवान जी और चैतन्य दोनों की आंखें तुरंत चमक उठीं।
एक नश्वर श्रेणी उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर पूरे चांदनी नगर में भी दुर्लभ है, और उन बूढ़े साथियों, प्रत्येक अपनी नाक हवा में लिए हुए, का सांगवान परिवार के साथ कभी भी अच्छा संबंध नहीं रहा है। सांगवान जी और चैतन्य को उम्मीद नहीं थी कि इस बार सांगवान परिवार के मुखिया इतने सक्षम हो सकते हैं, जिन्होंने हजारों मील दूर लोकसिंह शहर से एक नश्वर श्रेणी उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर को आमंत्रित किया था। संभावना के बारे में सोचते हुए दादा और पोते दोनों को खुशी का एक अवर्णनीय रोमांच महसूस हुआ। श्रीमान आदित्य, हम आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तुरंत सांगवान जी और उनके पोते ने देर करने की हिम्मत नहीं की और अपना अत्यंत सम्मान दिखाया। हालांकि आदित्य की नाड़ी शक्ति साधना सांगवान जी के समान थी, लेकिन अकेले नश्वर श्रेणी उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर का शीर्षक सांगवान जी की तुलना में अनगिनत गुना अधिक प्रतिष्ठित था। ये शीर्षक पूरे चंद्रमा साम्राज्य में सभी प्रमुख शक्तियों द्वारा अत्यधिक प्रतिष्ठित था। बहुत हो गया, अगर और कुछ नहीं है तो चलो शुरू करते हैं। आदित्य ने अपना हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सामने सांगवान जी से अनजान थे, और सीधे अपनी बूढ़ी आंखों को चैतन्य पर केंद्रित किया। एक क्षण के बाद उन्होंने सिर हिलाया और कहा, प्रतिभा खराब नहीं है, ये चीजों को और अधिक निश्चित बनाता है। ये सुनकर सांगवान जी के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने अभी भी दोनों को समझाया, मैंने श्रीमान आदित्य को मूल रूप से आकाश के लिए बुलाया था। अब इन अप्रत्याशित घटनाओं के साथ ये वास्तव में एक भाग्यशाली संयोग है। मुझे विश्वास है कि श्रीमान आदित्य के नाड़ी परिष्करण कौशल के साथ आकाश के लिए नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के बाद के चरण में आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस बिंदु पर सांगवान जी स्पष्ट रूप से रुक गए, इससे पहले कि वह हिचकिचाते हुए जारी रखते, इसके अलावा अगर हम भाग्यशाली हैं तो आकाश के नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में सफलता के प्रयास से वह निष्क्रिय पूर्वज शक्ति भी फिर से सक्रिय हो सकती है। तब तक एकमात्र युवान शर्मा अब आकाश का मुकाबला नहीं कर पाएगा। पूर्वज शक्ति। अचानक इन दो जादुई शब्दों को सुनकर सांगवान जी और चैतन्य पहले सदमे में थे, फिर तुरंत परमानंद महसूस कर रहे थे। ये वास्तव में स्वर्ग से एक अप्रत्याशित खुशी थी, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हो सकता है। आमतौर पर एक पूर्वज शक्ति को केवल एक महान रैंक में सफलता के दौरान सक्रिय किया जा सकता है, और पूर्वजों द्वारा प्राप्त की गई साधना जितनी अधिक होती है, संभावनाएं उतनी ही अधिक होती हैं। पूरे सांगवान परिवार के भीतर केवल सांगवान जी ने एक पूर्वज शक्ति को सक्रिय किया था, और वह पहले से ही नाड़ी प्रहार क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इसका मतलब है केवल 3 महान रैंकों को तोड़ने पर ही वह एक बार सफल हुए। बेशक एक पूर्वज शक्ति का सक्रियण केवल एक महान रैंक सफलता के दौरान ही संभव नहीं है। कुछ शक्तिशाली नाड़ी परिष्करण मास्टर्स के पास नाड़ी शक्ति साधकों के लिए पूर्वज शक्तियों को सक्रिय करने के तरीके हैं, लेकिन इसके लिए कुछ भाग्य की आवश्यकता होती है और संभावनाएं एक महान रैंक सफलता के दौरान की तुलना में बहुत कम होती हैं। इस प्रकार सांगवान जी ने जो कहा वह सुनकर आदित्य ने मदद नहीं की, लेकिन थोड़ा भौहें चढ़ा ली, ये कहते हुए, परिवार के मुखिया सांगवान जी, मुझे इस युवा साथी की साधना को नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के बाद के चरण तक बढ़ाने में पूरा विश्वास है, लेकिन पूर्वज शक्ति के बारे में यह मायावी है। अगर यह सफल नहीं होता है तो आप मुझसे किए गए वादे से पीछे नहीं हट सकते। बेशक बेशक, आदित्य के लहजे में थोड़ी नाराजगी का पता लगाते हुए सांगवान जी तुरंत जानते थे कि उन्होंने गलत बात कही थी, और वह ये भी जानते थे कि इन परिस्थितियों में एक पूर्वज शक्ति को सक्रिय करना कितना मुश्किल था। बार बार अपनी सहमति की पुष्टि करते हुए, चलो शुरू करते हैं। आदित्य, सांगवान जी के चापलूसी भरे रवैये की परवाह नहीं करते हुए ठंडेपन से आदेश दिया और फिर अपना हाथ हिलाया। फिर सांगवान परिवार के 2 शक्तिशाली व्यक्तियों ने इशारा समझा और आंगन से पीछे हट गए। पिताजी, क्या आपको लगता है कि आकाश वास्तव में पूर्वज शक्ति को सक्रिय करने में सफल होगा? सांगवान जी अभी भी उस कल्पना में डूबे हुए थे, आंगन से बाहर निकलने के तुरंत बाद पूछा, क्या तुमने श्रीमान आदित्य ने जो कहा वह नहीं सुना? यहाँ तक कि वह भी निश्चित नहीं है। मुझे लगता है कि इसे भाग्य पर छोड़ना बेहतर है। सांगवान जी ने शांत आंगन को देखने के लिए चारों ओर मुड़े, उनके शब्दों में थोड़ी उदासी थी। उस मामले में शायद हमें अभी भी कुछ तैयार करने की जरूरत है। इस बार हम उस बदमाश युवान शर्मा को आकाश से संबंधित जगह को चोरी करने बिल्कुल नहीं दे सकते। सांगवान जी की आंखों में एक चमक चमक गई, उनके लहजे में उग्रता का संकेत था। चिंता मत करो, मैंने इसके लिए पहले ही तैयारी कर ली है। सांगवान जी ने सांगवान जी पर एक नज़र डाली, फिर अपनी कमर की भंडारण तक पहुंचे और उनके हाथ में अचानक एक गहरा लाल जेड बोतल दिखाई दी। इसके साथ भले ही आकाश पूर्वज शक्ति को सक्रिय नहीं करता है, फिर भी वह उस लड़के युवान शर्मा से हारने का कोई रास्ता नहीं है। खर्च की गई नाड़ी शक्ति साधना के लिए एक बार जब हम मणिकुंभ संप्रदाय में प्रवेश करते हैं तो क्या तुम्हें डर है कि हम इसे बहाल नहीं कर पाएंगे? सांगवान जी के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। तुरंत सांगवान जी को आराम मिला। सांगवान परिवार की यह पिता और बेटे की जोड़ी वास्तव में बेहद निर्दयी थी। अब उन्होंने युवान शर्मा में आधा सांगवान परिवार के रक्त को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया,
दिन की घटनाओं के बाद जैसे कि वे असंगत थे, जैसे कि वे कट्टर दुश्मन बन गए थे। हालांकि इस पिता और बेटे की जोड़ी को कभी उम्मीद नहीं थी कि आज का युवान शर्मा अब वह डरपोक युवा नहीं था जिसे वे अपनी मर्जी से हेरफेर कर सकते थे। चैतन्य के नश्वर श्रेणी उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर द्वारा समर्थित होने के साथ युवान शर्मा भी अपनी खुद की विधियों से रहित नहीं थे। शायद उन्हें एक बड़ा आश्चर्य होने से पहले ज्यादा समय नहीं लगेगा। अग्नि गुण पूर्वज शक्तियां। सांगवान परिवार के एकांत आंगन के अंदर न्याय सभा में संघर्ष के बाद से 2 दिन और 2 रात हो गए हैं, और इस दौरान युवान शर्मा अपने कमरे में रहे बिना बाहर कदम रखे, यहाँ तक कि सांगवान देवी और उनकी बेटी को भी इस बात का पता नहीं था कि वह वास्तव में क्या कर रहे थे। सांगवान देवी और युक्ति शर्मा को जिस बात ने हैरान किया वह ये थी कि युवान शर्मा न केवल चुप थे, बल्कि सांगवान परिवार के सदस्यों ने भी कभी आंगन का दौरा नहीं किया था, जैसे कि वे सब गायब हो गए थे। सांगवान देवी के अनुमानों के आधार पर चैतन्य और सांगवान जी ने उस दिन न्याय सभा में अपमान का सामना किया था, तो यह संभावना नहीं थी कि वे मामले को आराम करने देंगे। यहाँ तक कि इंद्रजीत के जाने से पहले की धमकियों के साथ भी परेशानी पैदा करना और कलह को उकसाना चैतन्य और सांगवान हुएफिंग जैसे लोगों की खासियत थी, है ना। यह असामान्य शांति ने सांगवान देवी को और भी अधिक चिंतित कर दिया। डर था कि सांगवान परिवार पर्दे के पीछे एक और भी अधिक दुर्भावनापूर्ण साजिश रच रहा था। वह खुद के लिए विशेष रूप से चिंतित नहीं थी, लेकिन वह अपने बेटे और बेटी के लिए परेशान होने से खुद को रोक नहीं पाए। कमरे के अंदर युवान शर्मा स्वाभाविक रूप से बाहरी मामलों से अनजान थे। उनके लिए वह एक महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच गए थे। वूश वूश। कमरे के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा इस क्षण में कुछ बल द्वारा खींची जा रही थी, जो युवान शर्मा के शरीर की ओर बह रही थी और उनके नाड़ी में बाढ़ आ रही थी, जिसने उनकी नाड़ी शक्ति साधना को और बढ़ाया। धूम। एक निश्चित क्षण में, जैसा कि सांगवान देवी और उनकी बेटी ने बाहर से ऊर्जा की शक्तिशाली वृद्धि को महसूस किया, युवान शर्मा की साधना, जो पहले नाड़ी शक्ति रैंक के शिखर पर थी, अचानक एक आउटलेट मिला और एक अनदेखी जगह में टूट गई। इस क्षण में युवान शर्मा जानते थे कि उन्होंने नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। क्या उसे फिर से सीधी लड़ाई में चैतन्य का सामना करना चाहिए, तो वह किसी भी बेईमानी चाल का सहारा लिए बिना सांगवान परिवार के युवा मास्टर को आसानी से हरा सकता था। युवान शर्मा ने कमरे के बाहर सांगवान देवी और उनकी बेटी को हैरान और प्रसन्न करने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में उनकी सफलता उनकी उम्मीदों के भीतर थी। अपने पिछले जीवन में नवखंड द्वीप पर युद्ध शक्ति के शिखर तक पहुंचने के बाद उन्हें इस कम महान रैंक को तोड़ने के लिए थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। वह कुछ और के बारे में अधिक चिंतित थे। हाँ, ये पूर्वज शक्ति को सक्रिय करने के बारे में था। छुपा हुआ सर्पद्वीप पर साधकों के विशाल बहुमत की तुलना में पुनर्जन्मित युवान शर्मा के पास एक जन्मजात लाभ था, पूर्वज शक्ति को सक्रिय करने के साथ उनका पिछला अनुभव। इस संबंध में पूर्वज शक्ति को सक्रिय करने की उनकी संभावनाएं छुपा हुआ सर्पद्वीप पर किसी भी अन्य साधक की तुलना में बहुत बड़ी थीं। अब युवान शर्मा की एकमात्र चिंता उनके अज्ञात पिता की पहचान और पृष्ठभूमि थी, और क्या उनके पूर्वजों के बीच कोई सर्वोच्च महाशक्तिशाली थे। अगर यह सांगवान परिवार की तरह था, तो पूर्वज शक्ति को सक्रिय करने की उनकी संभावनाएं बहुत कम होंगी। सफलता के बाद युवान शर्मा ने अपना ध्यान केंद्रित किया और प्राचीन अजगर वश तकनीक को संचालित करना शुरू कर दिया। नाड़ी शक्ति को अपने शरीर के भीतर प्रमुख नाड़ी के माध्यम से बहने दिया, पूर्वज शक्ति को सक्रिय करने के लिए हर संभव मौके की तलाश की। जब युवान शर्मा ने अपनी साधना तकनीक का संचालन करते हुए अपनी नाड़ी शक्ति को अपने दाहिने हाथ के एक निश्चित हिस्से की ओर केंद्रित किया, तो उनकी आंखें अचानक चमक गईं। उनकी तकनीक की गति में काफी वृद्धि हुई और नाड़ी शक्ति का एक प्रवाह उस दिशा में इकट्ठा हुआ। वह जानता था कि उसका अवसर आ गया था। एक बार जब युवान शर्मा की सभी नाड़ी शक्ति उनके दाहिने हाथ में इकट्ठा हो गई, तो उन्होंने आखिरकार पुष्टि की कि उनका भाग्य बहुत बुरा नहीं था। उन्होंने वास्तव में नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में अपनी सफलता के दौरान अपनी पहली पूर्वज शक्ति को सक्रिय कर लिया था। प्रसन्न युवान शर्मा ने अपनी तर्कसंगतता नहीं खोई, और इस क्षण में उन्होंने एक और खोज की। उनके दाहिने हाथ की हथेली में एक अर्धचंद्र का शांत निशान अचानक लाल रोशनी के साथ चमक गया। यह अनूठा अर्धचंद्र का निशान, युवान शर्मा अब जानते थे, रुधिर चंद्रमणि से उत्पन्न हुआ था, जो हमेशा उनकी गर्दन के चारों ओर रहा था। हालांकि वह इस रुधिर चंद्रमणि के बारे में पूरी तरह से अनजान थे, केवल ये जानते थे कि यह उनके जन्म के पिता से एक उपहार था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा रुधिर चंद्रमणि भौतिक मणि से अपनी हथेली पर एक निशान में कैसे बदल सकती थी, यहाँ तक कि युवान शर्मा पार्थिव युद्ध देव के रूप में अपने पिछले जीवन के ज्ञान के साथ भी समझ नहीं सके। फिर भी इस क्षण में युवान शर्मा के पास इन मामलों पर विचार करने का कोई अवकाश नहीं था। वह केवल जानते थे कि रुधिर चंद्रमणि के निशान के जलने के बाद यह उनकी नव सक्रिय पूर्वज शक्ति के साथ एक सूक्ष्म संबंध बनाने लगा, जो एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से एक दूसरे का जवाब दे रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सस्ते पिता का वास्तव में एक असाधारण मूल है? रुधिर चंद्रमणि के निशान और पूर्वज शक्ति के बीच संबंध महसूस करते हुए युवान शर्मा के पास एक और साहसी विचार था।
वह जानते थे कि पूर्वज शक्तियों को सिर्फ किसी के द्वारा आसानी से सक्रिय नहीं किया जाता था, फिर भी उन्होंने महान रैंक की सफलता के सबसे निचले स्तर के दौरान एक को सक्रिय कर लिया था जो वास्तव में समझ से बाहर था। युवान शर्मा के पिछले जीवन की यादों के अनुसार केवल वे परिवार जिनकी विरासत नवखंडी आकाश जितनी प्राचीन है, उनके पास ऐसे साधन और नियति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी विरासत लंबे समय से चली आ रही है और अनगिनत वर्षों में उनके कई पूर्वजों ने महाद्वीप के शीर्ष महाशक्तियों के रूप में खेती की है। पूर्वज शक्ति और विरासत की शक्ति निकट से संबंधित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सांगवान परिवार के बारे में जानने के बाद युवान शर्मा पुष्टि कर सकते हैं कि परिवार की नींव के साथ उनके लिए ये योग्यता होना असंभव है। चूंकि यह उनकी मां की तरफ से विरासत में नहीं मिला था, तो यह निश्चित रूप से उनके पिता की वंशावली से संबंधित होना चाहिए। युवान शर्मा, जो एक बार अपने अज्ञात पिता के प्रति नाराजगी का एक संकेत रखते थे, अब जिज्ञासा और सच्चाई को उजागर करने की इच्छा की एक लहर से अभिभूत थे। हालांकि काल्पनिक पिता के बारे में इस क्षण में युवान शर्मा के लिए अधिक इम्प्रेसिंग मामला उनके दाहिने हाथ में नव जागृत पूर्वज शक्ति का पता लगाना था। क्या ये संभावित रूप से उन्हें एक और आश्चर्य ला सकता है? इस विचार के साथ युवान शर्मा ने अपना बायां हाथ उठाया और धीरे से अपनी दाहिनी बांह की आस्तीन को ऊपर किया। केवल एक रक्त लाल छोटे सांप जैसी एक रेखा को अपनी दाहिनी कंधे से हथेली तक फैली हुई देखने के लिए, जो उनकी हथेली में रुधिर चंद्रमणि के निशान से जुड़ी हुई लग रही थी। इस क्षण में युवान शर्मा रुधिर चंद्रमणि के निशान और अपनी पूर्वज शक्ति के बीच संबंध के बारे में और भी अधिक निश्चित थे। अगले ही पल में, जैसा कि प्राचीन अजगर वश तकनीक संचालित हुई, भारी मात्रा में नाड़ी शक्ति रक्त लाल पूर्वज शक्ति में बह गई, जिससे इसका रंग और भी तीव्र हो गया, एक रक्त सांप से एक रक्त अजगर में बदल गया। युवान शर्मा ने पूर्वज शक्ति में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। अपने पिछले जीवन से एक पवित्र श्रेणी नाड़ी परिष्करण मास्टर के रूप में अपने अनुभव पर ड्राइंग करते हुए वह जानते थे कि पूर्वज शक्ति के भीतर नाड़ी शक्ति एक बल्कि गुप्त परिवर्तन से गुजर रही थी। नाड़ी अग्नि प्रकट हो। अचानक युवान शर्मा के होंठ थोड़े हिले, एक कम चिल्लाहट का उच्चारण करते हुए। उनके दाहिने हाथ की हथेली में अर्धचंद्र का निशान एक समृद्ध रंग के साथ चित्रित लग रहा था, और फिर एक छोटी रक्त लाल लौ प्रज्वलित हुई, एक घटना जो वास्तव में देखने में अद्भुत थी। वास्तव में एक अग्नि गुण पूर्वज शक्ति, स्वर्ग ने वास्तव में मेरे साथ अन्याय नहीं किया है। जब युवान शर्मा ने उस अत्यधिक छोटी रक्त लाल लौ को देखा जो ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे एक ही सांस से बुझाया जा सकता था, तो उन्होंने राहत की एक बड़ी सांस छोड़ी। एक बेहद उत्साहित विस्मयादिबोधक फिर उनके होठों से बच निकला, ये पहचानते हुए कि उनका पुनर्जन्म कितना अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था। पहले, अभी भी नाड़ी शक्ति की ताकत के बाद के चरण में, युवान शर्मा केवल नाग अमृत पर भरोसा करके नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में तोड़ने के बारे में अत्यधिक आत्मविश्वासी थे। एक पूर्वज शक्ति का सक्रियण, अग्निगुण पूर्वज शक्ति को तो छोड़ ही दें, एक इच्छापूर्ण आशा के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन अब वह रक्त लाल लौ उनकी उंगलियों के बीच झिलमिला रही थी और नृत्य कर रही थी जैसे कि एक लौ भावना से ग्रस्त हो। इसे अब केवल भाग्य के लिए नहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता था, शायद ब्रह्मांड द्वारा एक नियति निर्धारित की गई थी। युवान शर्मा के शरीर में पुनर्जन्मित युद्ध देव की आत्मा अपने आप में एक अद्भुत घटना थी। इन सभी मामलों से गुजरने और एक अग्नि गुण पूर्वज शक्ति को सक्रिय करने के बाद जिसकी उपस्थिति वांछित थी, युवान शर्मा महसूस किया कि उनकी मन की स्थिति भी उन्नत हो गई थी। उन्होंने बेहोशी से महसूस किया कि उनकी आत्मा को पुनर्जन्म देने वाले स्वर्ग उन्हें अपने पिछले जीवन की तुलना में एक उच्च और आगे के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और इससे भी अधिक पौराणिक। अगर ऐसा था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि अतीत के महान बदला को किसी बिंदु पर बदला जा सकता है? अग्नि गुण पूर्वज शक्ति के सक्रियण से युवान शर्मा ने बहुत कुछ सोचा, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी आत्माओं को इकट्ठा किया। वह जानते थे कि सफलता बिना किसी कारण के नहीं आती, स्वर्ग ने जो दिया वह केवल एक अवसर था, और आगे के रास्ते पर चलने के लिए अभी भी उनके खुद के कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। महाद्वीप प्रतिभाओं से भरा हुआ था, फिर भी अपने पिछले जीवन में नवखंडी आकाश से पार्थिव युद्ध देव के रूप में युवान शर्मा ने अपनी प्रमुखता तक पहुंचने से पहले बहुत से अद्वितीय प्रतिभाओं को गिरते हुए देखा था। एक शीर्ष महाशक्तिशाली बनने के लिए दोनों कठिन साधना और भाग्य अपरिहार्य थे। अभी युवान शर्मा खुद को काफी भाग्यशाली मानते थे, जो शायद गायब था वह साधना करने का प्रयास था। साधना के माध्यम से कदम दर कदम संचित ताकत सबसे विश्वसनीय है। प्रतिबिंबित करने के बाद युवान शर्मा ने अब इस पर ध्यान नहीं दिया। वह बिस्तर से कूद गया, एक विचार के साथ रक्त लाल पूर्वज शक्ति दृष्टि से गायब हो गई, केवल उसके एक विचार से फिर से प्रकट होने के लिए तैयार थी। हे, लंबे समय से याद किया गया नाड़ी प्रवेश क्षेत्र काफी अच्छा लगता है। एक हल्की हंसी के साथ युवान शर्मा ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, फिर दरवाजे के बाहर कदम रखा। अपने कमरे से बाहर निकलने पर उन्होंने जो देखा, वे दो हैरान और कुछ हद तक आश्चर्यचकित चेहरे थे। छोटे, क्या तुमने वास्तव में नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में तोड़ दिया है? सांगवान देवी के चेहरे पर अविश्वास का एक मजबूत रूप था।
भले ही उन्होंने और युक्ति शर्मा ने अभी अभी एक सफलता की ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया था, एक और तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शायद ही अपनी परिकल्पना पर विश्वास करने की हिम्मत की। 3 दिन पहले कमरे में प्रवेश करने से पहले युवान शर्मा केवल नाड़ी शक्ति की ताकत के बाद के चरण में थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 3 दिनों में वह सीधे नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में टूट गया था? पिछला युवान शर्मा में भी एक अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन नाड़ी शक्ति को परिष्कृत करने के शुरुआती चरणों से नाड़ी शक्ति की ताकत के शिखर तक जाने में उसे पूरे 3 साल लग गए। इसके अलावा उसने कनक को बचाने की कोशिश करते हुए अपने नाड़ी को नष्ट कर दिया था, एक अपंग में बदल गया था। अगर युवान शर्मा के सर्पकुंड से उभरने के समय से गिना जाए तो ये केवल 7 या 8 दिन हुए थे। इतने कम समय में वह कोई नाड़ी शक्ति साधना के साथ एक पूर्ण बेकार से नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में एक सफलता तक चला गया था। अगर यह ज्ञात हो गया तो पूरे छुपा हुआ सर्प द्वीप पर कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, है ना? अपनी माँ और बहन को अपनी आंखों को चौड़ा और मुंह को खुला देखकर युवान शर्मा ने असली कारण का खुलासा नहीं किया, लेकिन रक्तलाल अर्धचंद्र के निशान को दिखाने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और फिर कहा, शायद यह इसी के कारण है कि मैं इतनी तेजी से तोड़ने में सक्षम था।